तो हम बात करेंगे वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के बारे में कि इसके प्रोविजंस क्या है, ये कितने कितने टाइप से हम वाइंडिंग अप कंपनी का कर सकते हैं। ये सब सारे एकदम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो ये दो टाइप से कर सकते हैं, या बाय ट्रिब्यूनल या बाय वॉलंटरी। या तो ट्रिब्यूनल करवा सकते हैं या हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो बाय ट्रिब्यूनल कैसे कर सकते हैं तो देखते हैं। बाय ट्रिब्यूनल, इफ एनी कंपनी वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट ऑर्डर देन इट इज कॉल्ड वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। मतलब जब कंपनी ट्रिब्यूनल के आदेश से या गवर्नमेंट के आदेश से जब वाइंडिंग अप में जा रही है तब उसे बाय ट्रिब्यूनल बोलेंगे। तो ऑर्डर गिवन बाय ट्रिब्यूनल इन फॉलोइंग कंडीशन, ये जो नीचे फॉलोइंग कंडीशन दिए हैं, इस कंडीशन में ट्रिब्यूनल जो है ऑर्डर देता है वाइंडिंग अप के लिए। तो क्या होता है, अनेबल टू रिपे द लोन बाय द कंपनी, मतलब अंडर अंडर 21 डेज, मतलब 21 दिन के अंदर जो कंपनी ने लोन लिया है किसी व्यक्ति से, वो देने में जब सक्षम मतलब असमर्थ हो जाता है, तब उस टाइम पे ये ऑर्डर हो सकता है। या बाय पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, या ट्रिब्यूनल चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये कंपनी को वाइंडिंग अप में डाल सकती है। या ड्यू टू सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, या जब इंडिया की राष्ट्रता या अखंडता या प्रभुता के प्रति जब कोई बात आ जाएगी, मतलब कंपनी डील कर रही है किसी विदेशी कंपनी से जिससे हमारी दुश्मनी चल रही है, हमारी राष्ट्रता अखंडता के प्रति उससे कुछ चल रही है, तो उस टाइम पे चाहे तो ट्रिब्यूनल आदेश देके ये बंद करवा सकती है। आगे, इफ रजिस्ट्रार नो दैट कंपनी मेकिंग बाय फ्रॉड देन ही कैन, अगर रजिस्ट्रार को पता चल गया कि कंपनी जो बनाई गई है ये फ्रॉड के पर्पज से बनाई गई है, फ्रॉड करने के लिए बनाई गई है, तब रजिस्ट्रार ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल के ये ऑर्डर पास करवा सकता है। आगे, एक कंपनी सो हर प्रीवियस 5 years फाइनेंशियल ईयर इन लॉस, मतलब जो कंपनी है उसने जो पिछले अपने 5 साल बीते हैं उसने लॉस में देखा, उसका जो पिछले फाइनेंशियल ईयर उसके पिछले 5 साल बीते हुए हैं वो उसने उसको लॉस में दिखाया हो, तब उसके लिए ऑर्डर जारी कर सकती है ट्रिब्यूनल। या इफ अकॉर्डिंग टू ट्रिब्यूनल वाइंडिंग ऑफ कंपनी इज कंपल्सरी देन ही कैन, या अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी को वाइंडिंग अप में जाना चाहिए किसी भी कारण से, तब ट्रिब्यूनल ऑर्डर देके ये जारी कर सकता है। अब हम देखते हैं हु मे प्रेजेंट द पिटीशन, मतलब ये जो ट्रिब्यूनल को जारी करना है उसको पिटीशन कौन देगा कि अब ये कंपनी को वाइंडिंग अप में डालो, उसको लिए पिटीशन कौन कौन दे सकता है। तो वो देखते हैं। पहला, कंपनी खुद ही अपने आप को वाइंडिंग अप में डालने के लिए पहले तो पिटीशन दे सकती है, या क्रेडिटर जिसको कंपनी को लोन चुकाना है, अगर कंपनी लोन चुका नहीं पा रही है तो क्रेडिटर जो है वो पिटीशन दायर कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को। या कंट्रीब्यूटर जो फुल्ली पेड शेयर होल्डर हैं वो भी पिटीशन दायर कर सकते हैं। या कोई पार्टी जिससे कंपनी का बिजनेस होता है, अगर उससे कोई नोक झोंक होगी तो ये भी कर सकती है। या बाय रजिस्ट्रार भी पिटीशन दायर कर सकता है ट्रिब्यूनल को। अब हम आगे देखेंगे डायरेक्शन फॉर फिलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये सेक्शन 274 के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। मतलब ट्रिब्यूनल अब कंपनी को आदेश दे रहा है कि आप तुमको आगे करना कैसे है, तुमको अगर वाइंडिंग अप में जाना है, इसने अब पिटीशन दायर कर दिया कंपनी ने, तो अब जब आगे प्रोसीजर बढ़ेगा तो ट्रिब्यूनल कंपनी को आदेश देगा कि तुमको अब इस निर्देश से अब काम करना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी बैलेंस शीट देनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल को, उसमें सारी डिटेल बैलेंस शीट में देनी पड़ेगी कंपनी को, ट्रिब्यूनल को। तो अगर ये ऐसा कंपनी नहीं करती है तो उसके लिए उसके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है, या तो 6 महीने की जेल हो सकती है, या 25,000 से 5 लाख रुपए तक का उसके ऊपर जुर्माना रख सकता है। अगर अभी ये सब होने के बाद जब डायरेक्शन फॉर फिलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये हो गया, डायरेक्शन जब दे दिया ट्रिब्यूनल ने कंपनी को, तब जो ट्रिब्यूनल है वो अपॉइंट करेगा एक ऑफिशियल लिक्विडेटर। लिक्विडेटर वो होता है जो कंपनी के समापन की सारी प्रक्रिया को संपन्न कराता है। ये
275 के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। लिक्विडेटर कौन बन सकता है? जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस अपने काम का। ऐसा नहीं किसी कोई भी बन सकता है, जिसको ट्रिब्यूनल चाहे, जिसको गवर्नमेंट चाहे कि हमें इसको बनाना है, वो लॉयर हो सकता है, सीए हो सकता है, जो अपने फील्ड में मास्टर हो, वो ट्रिब्यूनल बना सकती है। अब लिक्विडेटर फी कौन तय करेगा? यहाँ पे जो लिक्विडेटर को हमारी फीस देनी है वो हमारी यहाँ पे ट्रिब्यूनल तय करेगी। आगे, लिक्विडेटर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अंडर 70। जब लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया गया है ट्रिब्यूनल की तरफ से, तो लिक्विडेटर की ये ड्यूटी होती है, प्रायोरिटी होती है कि वो 7 दिन के अंदर एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लेटर होता है वो जारी करे ट्रिब्यूनल को, कि उसको बताए कि ये जो कंपनी है इसमें मेरा कोई हित नहीं है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपने मुझे अपॉइंट किया है, मैं आपके निर्देशों से अब इसका पालन करूंगा। अब आगे है रिमूवल ऑफ लिक्विडेटर। अगर हम लिक्विडेटर को जो हमने अपॉइंट किया है उसका हम रिमूवल कैसे कर सकते हैं, उसको हटा कैसे सकते हैं, इसको मेंशन किया गया है 276 के अंतर्गत। कब उसको हम हटा सकते हैं? अगर वो फ्रॉड कर रहा हो तब, या मिसबिहेव कर रहा हो तब, या अनकेपेबल हो, वो ये कर नहीं सकता, या डिसक्वालीफाई हो, जो लिक्विडेटर के लिए क्वालिफिकेशन है वो नहीं क्वालिफाई कर रहा हो, या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या जो कंपनी में उसको अपॉइंट किया गया है उसमें उसका कोई इंटरेस्ट, उसका कोई हित रखा हो, तब उसको हटाया जा सकता है। रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर, जिसका रिप्लेस किया जा सकता है। अब इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है वाइंडिंग अप ऑर्डर पे? ये 278 में इसको मेंशन किया गया है। स्टे ऑफ सूट ऑन वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर, मतलब अगर कंपनी पे पहले से कोई मुकदमा चल रहा है तो उस पर स्टे लगा देंगे, और मतलब उसको रोक देंगे, उसके सारे जो प्रोविजन है जो कंपनी में चल रहे हैं सब कुछ उसको 60 डे के अंदर का सबको सेटलमेंट कर देना है, सब कुछ सेटलमेंट कर देना है। उसके बाद आगे सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय कंपनी लिक्विडेटर, इसको 281 के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। जो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, जिसको ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है, उसको 60 दिनों के अंदर ये सारी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है हमारे ट्रिब्यूनल के पास। उसमें क्या होगा? असेट्स, उसमें असेट्स की डिटेल होंगी कंपनी की, उसमें बैंक बैलेंस होगा कंपनी का, उसमें कितने पेड कैपिटल हैं, कितने डाउटफुल लायबिलिटी है इसकी, कितने इसके सिक्योर्ड लोन है, कितने अनसिक्योर्ड लोन है, मतलब जितनी भी डॉक्यूमेंट, जितनी भी डिटेल होंगी कंपनी की, सब कुछ सेंड करना है हमारे ट्रिब्यूनल को। आगे डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल, तो इसके बाद ट्रिब्यूनल जो है वो लिक्विडेटर को डायरेक्शन देगा, ये मेंशन किया गया है 282 के अंतर्गत कि अब आगे कैसे काम करना है। इसके बाद अब नेक्स्ट, कस्टडी ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी। अब जो कंपनी की प्रॉपर्टी है इतना सब होने के बाद अब उसको जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है उसको वो अपने हक में ले लेगा। अब वो कंपनी के एसेट को बेचेगा और सारी लायबिलिटी को पूरा करेगा। ये सब 283 के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। कस्टडी लेने के बाद उसको सेल करके सबकी लायबिलिटी कैसे कैसे करनी है, ये सब काम हो जाएगा अब लिक्विडेटर का। हम देख लेते हैं यहीं पे, जब लिक्विडेटर आ ही रहा है तो पावर या ड्यूटी ऑफ लिक्विडेटर क्या क्या होते हैं, पावर या लिक्विडेटर की ड्यूटी क्या होती है। तो इसका लिक्विडेशन मतलब कंपनी के समापन का अधिकार जो होता है वो लिक्विडेटर के पास होता है। कंपनी के समापन का सब कुछ लिक्विडेटर करवा सकता है। दूसरा, वाइंडिंग अप ऑफ एनी कंपनीज बिजनेस, किसी भी कंपनी के बिजनेस को ये जो लिक्विडेटर है वो समाप्त करवा सकता है। अगला, ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी टू ओ, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है कंपनी के वो सब कुछ खुद ले सकता है, वो खुद ओन कर सकता है। फोर्थ, क्लेम प्रॉपर्टी एंड रिपे इट, ये जो कंपनी की प्रॉपर्टी होगी उस सबको क्लेम कर लेगा, उस सबको ले लेगा, उसके बाद जो जिसकी जिसकी लायबिलिटीज बाकी होंगी उन सबको पे करेगा। अगला है फिफ्थ वाला, से असेट्स, जो कंपनी की असेट्स होंगी उसको बेचेगा। एंड कलेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स मनी, जो शेयर होल्डर से
मनी बाकी है, जो कॉलम शेयर करके मनी जिससे जिससे बाकी है उन सबसे वो पैसा भी लेगा, मतलब जिसको देना है उसको देगा ही, जिससे बाकी है उससे लेगा भी। आगे, एग्जामिंग ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रार फाइल, जो कंपनी के रजिस्ट्रार हैं उनके फाइल को ये जांच कर सकता है कंपनी के रजिस्ट्रार के पास कौन कौन सी फाइलें हैं। आगे, चेक द लाइबिलिटी ऑफ कंपनी डायरेक्टर एम्प्लॉयज़, कंपनीज के जो डायरेक्टर हैं एम्प्लॉय हैं उनकी लाइबिलिटीज को ये चेक कर सकता है लिक्विडेटर। अब आगे, ये लास्ट स्टेप होता है, ये हम बाई ट्रिब्यूनल के बारे में बात करें, दो पार्ट हुआ था, बाई ट्रिब्यूनल और बाई वॉलंटरी। तो बाई ट्रिब्यूनल में ये लास्ट पार्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी बाई ट्रिब्यूनल। ये 302 के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। वाइंडिंग अप मीन्स होता है समापन और डिसोल्यूशन मीन्स होता है विघटन, मतलब पहले कंपनी का वाइंडिंग अप होता है उसके बाद विघटन हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। तो वाइंडिंग अप होने के बाद डिसोल्यूशन होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसेस डिसोल्यूशन, ठीक है, मतलब जब वाइंडिंग अप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब डिसोल्यूशन स्टार्ट होता है। डिसोल्यूशन, पासिंग डिसोल्यूशन अंडर 30 डेज, जब कंपनी का समापन हो गया तो डिसोल्यूशन 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को हमें, मतलब हमें एक डिसोल्यूशन 30 दिन के अंदर हमें रजिस्ट्रार को बता देना है, और रजिस्ट्रार 30 दिन के अंदर वो एक अपने एक माइक्रो रिकॉर्ड में, एक सूक्ष्म रिकॉर्ड में अपने वो एंटर कर देगा कि इस कंपनी का डिसोल्यूशन हो गया है। इफ लिक्विडेटर नॉट फाइल अंडर 30 डेज देन फाइन पर डे 5000 रुपी। अगर जो लिक्विडेटर है जिसको अपॉइंट किया गया है अगर उसने 30 दिन के अंदर ये फाइल नहीं किया रजिस्ट्रार को तो उसको फाइन लग सकते हैं, जितने दिन वो लेट करेगा पर डे के हिसाब से 5000 रुपये जुर्माना। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जो कि 304 में इसको कवर किया गया है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप को मतलब इच्छा से, जब कंपनी चाह रही है कि हाँ मुझे वाइंडिंग अप में जाना है, तब वॉलंटरी वाइंडिंग अप किस तरीके से हो सकता है 304 में इसको किया गया है। पहले, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग टाइम लैप्स हो गया, टाइम कम पड़ गया हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, या कोई भी इवेंट हैपन हो गया हो जिससे कोई भी कारण हो गया हो जिससे हमें कंपनी को वाइंडिंग अप में ले जाना है, तो इसके लिए वॉलंटरी प्रपोजल पास किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी कंपनी चाहे तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर सकती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इन केस ऑफ प्रपोजल टू वाइंडिंग अप वॉलंटरी, ये 305 में इसको कवर किया गया है। ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि उसने डिक्लेयर किया हो, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। इसमें क्या होता है, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टेक चार्ज दैट आफ्टर सेलिंग कंपनीज असेट कंपनी विल पे हिज ऑल लायबिलिटी। मतलब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने ये मीटिंग में शपथ ली हुई होती है कि कंपनी की जो असेट्स है उनको बेच के हम जो कंपनी की सारी लायबिलिटी है उसको हम पे कर सकते हैं, तभी बाइंडिंग अप पे जाएगी। उनको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जितनी इसकी एसेट है इसको हम बेच देंगे तो जितनी इसकी लायबिलिटी बाकी है वो सब पूरा हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको बाइंडिंग अप में डाल सकते हैं। आगे, अंडर 5 वीक द डिक्लेरेशन सबमिट टू रजिस्ट्रार, 5 हफ्ते के अंदर ये जो डिक्लेरेशन है ये रजिस्ट्रार को भेजना होता है। इसके साथ में क्या होना चाहिए, नॉट फॉर फ्रॉड पर्पज, ये जो कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है कोई किसी फ्रॉड पर्पज के लिए नहीं होना चाहिए। और इसके साथ क्या लगा होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट इसमें होनी चाहिए। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस डिटेल, मतलब जब बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन हो रहा था, जब फॉर्मेशन हो रहा था तो जो उसके डिटेल्स लगे थे सब कुछ, एड्रेस वैड्रेस सब कुछ इसमें मेंशन होना चाहिए। ये सब जब हम रजिस्ट्रार के पास भेज रहे होते, अगर इन केस आपने ये सब गलत चीज़ दी है, मतलब आपने ये फ्रॉड के नज़रिए से ये सब आप कर रहे हैं, तो आपके ऊपर इम्प्रिजमेंट, आपके ऊपर 3 साल की जेल हो सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की हो सकती है, या आपको 50,000 से 3 लाख रुपए तक के जुर्माना लग सकता है आपके ऊपर। आगे, जब ये डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद उसी दिन या उसके अगले दिन क्रेडिटर की मीटिंग बुलाई जाएगी। जो क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर जिनको फ्यूचर में कंपनी को पैसा देना है, उनकी मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसको
306 के अंतर्गत इनको कवर किया गया है। क्रेडिटर की मीटिंग में ये निर्णय आना चाहिए कि जो 2/3 क्रेडिटर हैं वो फेवर में हो वाइंडिंग अप के, क्योंकि पैसा तो इन्हीं को मिलना है, तो फेवर में तो इन्हीं को ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पैसा कंपनी इन्हीं को देगी। तो 2/3 क्रेडिटर इसके फेवर में होने चाहिए कि हाँ ठीक है, हम तैयार हैं। अगला है नेक्स्ट, 14 डेज क्रेडिटर सबमिट हिज रिपोर्ट फॉर वाइंडिंग अप टू ट्रिब्यूनल। मतलब अगले 14 दिन में क्रेडिटर जो है वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे ट्रिब्यूनल को कि हम तैयार हैं। आगे इनकी रिपोर्ट कौन सबमिट करेगा ट्रिब्यूनल तक, ये सब काम होता है डायरेक्टर का। अंडर 10 डेज इन्फॉर्म टू रजिस्ट्रार दैट क्रेडिटर इज रेडी। अगले 10 दिन के अंदर ही हमें रजिस्ट्रार को भी बताना होता है कि क्रेडिटर तैयार हो गए हैं वाइंडिंग अप के, कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए। इन केस अगर डायरेक्टर ने टाइम से ना ट्रिब्यूनल को बताया या ना टाइम से रजिस्ट्रार को बताया, तब पेनाल्टी लग सकती है डायरेक्टर के ऊपर। ये 6 मंथ की उनको इम्प्रिजमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, या 50,000 से 2 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है इनके ऊपर। अगला स्टेप होगा पब्लिकेशन ऑफ रेजुलेशन वॉलंटरी। ये 307 के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। आफ्टर पासिंग रेजुलेशन अंडर 14 डे, जब रेजुलेशन पास हो गया है तब उसके अब 14 डे के अंदर हमें जहाँ पे ये कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है वहाँ पे हम वहाँ की लोकल न्यूज और ऑफिशियल न्यूज, मतलब वहाँ का जो लोकल न्यूज नेटवर्क होगा, जैसे अगर कंपनी हरियाणा में है तो हरियाणवी में और इंग्लिश में, ताकि जो ऐसा ना हो कि कोई कम्युनिकेशन का गैप रह जाए, किसी को मालूम ना पड़ा, सबको मालूम पड़ जाना चाहिए। हमें न्यूज़पेपर में ऑफिशियली ये बता देना होगा, उस डिस्ट्रिक्ट के हेड ऑफिस पे भी इसको वहाँ पे इसकी न्यूज़ पहुँचा देनी होगी। अगर इन केस ये सब नहीं हुआ तो पेनाल्टी लगेगी 50,000 रुपये पर डे के हिसाब से। अगर आपने ये सही से इसका पब्लिकेशन नहीं करवाया, तो बताया नहीं, सामने वाला बोल ना सके कि हमें पता नहीं चल पाया। नेक्स्ट स्टेप है, अगला है कमेंसमेंट ऑफ वॉलंटरी। इसको 308 के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। मतलब इसमें हम ये कर सकते हैं, जब अब ये स्पेशल अब ये पास हो गया है वॉलंटरी रेजुलेशन, अब जो कंपनी के प्रॉफिटेबल पार्ट है उनको चाहे तो हम उसको चालू रख सकते हैं, या जो लॉस में चल रहे हैं पार्ट उसके उनको बंद कर सकते हैं, और अगर चाहे तो जो प्रॉफिट में चल रहे हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद अपॉइंट ऑफ लिक्विडेटर। अब अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर होगा। अब लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ये 310 में किया जाएगा। वो हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था, अब ये सेकंड पार्ट में कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। अब कैसे कर सकते हैं अपॉइंटमेंट इसमें लिक्विडेटर का? सेंट्रल गवर्नमेंट गिव अ लिस्ट ऑफ लिक्विडेटर टू कंपनी कैन चूज एनी वन लिक्विडेटर इन अ जनरल मीटिंग। जो उसमें तो हम डायरेक्ट ट्रिब्यूनल जो होता था, बाई ट्रिब्यूनल डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर देता था लिक्विडेटर का, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक लिस्ट प्रोवाइड कराती है। जैसे 10 लोगों की लिस्ट प्रोवाइड कराई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी को, उसने बोला कि इसमें से आप एक को चूज कर लीजिए और अपना लिक्विडेटर आप नियुक्त कर लीजिए। तो कंपनी के जनरल मीटिंग में एक उसमें से जो लिस्ट में 10 मेंबर हैं उसमें से एक व्यक्ति को लिक्विडेटर नियुक्त किया जाएगा। 2/3 पास्ड इन जनरल मीटिंग फ्रॉम क्रेडिटर। इसमें भी 2/3 बहुमत प्राप्त हो क्रेडिटर का। आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर अंडर 7 डे लिक्विडेटर टू सबमिट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें भी था कि जब आफ्टर अपॉइंटमेंट हो गया है लिक्विडेटर का, तो उसमें भी था कि आपको 7 दिन के अंदर अपना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लेटर उसको सबमिट कर देना है, ताकि आपको ट्रिब्यूनल को बता देना है कि लिक्विडेटर को कि मेरा इस कंपनी में कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसमें अपॉइंट किया गया है, मैं आपके निर्देशानुसार काम करूंगा। अब इसमें भी लास्ट पार्ट आ गया इसका, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, जिसको 318 में कवर किया गया है। वाइंडिंग ऑफ कंपनी हो जाता है, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी होता है। वाइंडिंग अप के बाद डिसोल्यूशन होता है। लिक्विडेटर सबमिट अ रिपोर्ट ऑल सेटलमेंट। जब सब पूरा प्रोसेस कर लेगा लिक्विडेटर, उसके बाद सारी डिटेल को सबमिट करेगा रजिस्ट्रार को। एट मंथ लास्ट डे कॉल अ जनरल मीटिंग एंड पास डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। और महीने के लास्ट में, उसी महीने के लास्ट दिन एक जनरल मीटिंग होगी और उसमें
डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी पास कर, मतलब कंपनी का डिसोल्यूशन पास कर दिया जाएगा। आफ्टर मीटिंग लिक्विडेटर आफ्टर मीटिंग लिक्विडेटर सबमिट रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार अंडर 2 वीक। मतलब जब ये मीटिंग हो गई है डिसोल्यूशन वाली मीटिंग, तो इसके 2 सप्ताह के अंदर जो सारी रिपोर्ट है हमको सबमिट कर देनी है रजिस्ट्रार तक। उसमें डिटेल में क्या होना चाहिए, डिटेल ऑफ डिसोल्यूशन, जो डिसोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है उस सब कुछ डिटेल उसमें होना चाहिए, कब हुआ है, कितने, मतलब डेट टाइमिंग सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए। इसके बाद लास्ट में सेंड टू ट्रिब्यूनल अ कॉपी, इसकी एक कॉपी ट्रिब्यूनल को भी भेजनी है। जो ये डिसोल्यूशन हुआ है इसकी एक कॉपी ट्रिब्यूनल को भी भेजनी है। एंड पास इशू ऑफ डिसोल्यूशन सर्टिफिकेट, और उसके बाद ट्रिब्यूनल एक इशू ऑफ डिसोल्यूशन सर्टिफिकेट जारी कर देगा कंपनी के नाम से। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस था वाइंडिंग ऑफ कंपनी की। 2 प्रकार से था, एक बाय ट्रिब्यूनल, एक बाय वॉलंटरी, दोनों कर लिया। थैंक यू।